रहीम हम लोग सेल टैक्स के न्यूमेरिक की तरफ आ गए थे और हमने पढ़ा था कि सेल टैक्स का न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको किन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ा था, ये 5 डेफिनेशन हमें बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। इनपुट, आउटपुट, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर हम आगे चले तो हमने देखा कि और क्या चीज़ चाहिए हमें, नॉलेज ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 का मतलब है 5th शेड्यूल हमारे जहन में हो। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम ऑन विच इनपुट टैक्स कुड नॉट बी क्लेम, सेक्शन 8, ठीक है ना। फिर सेक्शन 8B 90% का उसूल, ठीक है। और फिर ये क्लियर हो कि किन किन चीज़ों पे 90% का उसूल लगेगा और किन पर नहीं लगेगा। तो फिक्स एसेट पर नहीं लगेगा, इसीलिए जब हमने वर्किंग 2 बनाई तो उसमें से फिक्स एसेट अलग कर लिए और अदर देन फिक्स एसेट का कॉमन इनपुट अलग कर लिया। डेबिट क्रेडिट नोट के रूल्स हमें पता हो, रूल रिगार्डिंग मिसिंग इनवॉइस हमें पता हो कि 6 महीने तक क्लेम हो सकती है। फिर हमें 73 का कंप्लाइंस पता हो कि अगर क्रॉस चेक से आपने पे नहीं किया थ्रू डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट, टू डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट, दोनों तरफ के बैंक अकाउंट डिक्लेयर्ड होने चाहिए, बायर का भी और सेलर का भी। फिर इनवॉइस में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसका नॉलेज हमें आ गया। फिर अपोर्शनमेंट की लास्ट टाइम हमने वर्किंग देखी थी, ये वर्किंग 3 का जिक्र हो रहा है, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। और इसके बाद फॉर्मेट आपको याद हो तो आपका आराम से सुकून से सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने कहा यार कितनी तरह के सवाल हैं, तो पता चला 2 तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। पहली वाली बात हम कर रहे हैं, वेयर ऑल इनपुट टैक्स इज कॉमन इनपुट। वेयर ऑल इनपुट टैक्स इज कॉमन इनपुट है कि सब कुछ इकट्ठा खरीद रहे हैं, इसी में से जीरो रेटेड हो रहा है, इसी में से एग्जेम्प्ट हो रहा है, इसी में से जीरो रेटेड हो रहा है, इसी में से एग्जेम्प्ट हो रहा है। एक हो सकता है कि वेयर वी हैव कॉमन एंड स्पेसिफिक इनपुट, लेकिन अभी इसकी हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, हम अभी उधर वाले की गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। कि हम क्या करेंगे, कॉमन इनपुट है तो कॉमन इनपुट शुड बी अपोर्शन टू मल्टीपल सप्लाई। फिर हमने जनाब एक पूरा लंबा सारा एक हमने फॉर्मेट देख लिया और आई होप कि आपको इस फॉर्मेट का ये जो पेज 1 है ना, फेस ऑफ द आंसर, ये याद हो गया कि कहाँ से शुरू होगा और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही होगी। हमने कहा जी शुरू होगा इसी तरह से, नेम शेम ऊपर टैग लगा, और उसके बाद आउटपुट टैक्स, और ये फिगर कहाँ से आएगी, वर्किंग नोट 1 से आएगी। लेस इनपुट टैक्स, लोअर ऑफ एक्चुअल इनपुट टैक्स, यहाँ एक्चुअल वर्किंग 3 से आ रही होगी और ब्रॉड फॉरवर्ड क्वेश्चन से आ रही होगी। 90% ऑफ आउटपुट ये सामने से आ रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी। फिर लिखेंगे लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, ये कहाँ से आ रहा होगा, वर्किंग 3 से आ रहा होगा। ऐसे चल रहे होंगे ये याद। अगर ये सारा काम हमें याद हो गया है और हम ये फिर ये फॉर्मेट हमने पढ़ लिया, अब बड़ा आसान सा काम रह गया कि हम क्वेश्चन को टेकअप करें और क्वेश्चन की सबसे पहले रीड करना सीखें कि यार एग्जामिनर इंफॉर्मेशन देगा, हमने उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे करना है। और ये सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी इसमें डिफ़िकल्टी लेवल का भी आपको गेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट मुख्तलिफ अटैम्प्ट के पास पेपर ही के क्वेश्चन हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है मार्च 2014 का क्वेश्चन है, एज इट इज़ हम क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। देखें जनाब, Zahir is registered under Sale Tax Act 1990. He is engaged in the manufacture and supply of spare parts. Following information has been extracted from the record of month of February. अच्छा, अब जरा हमारे जहन में ना एक रिकॉर्ड मंथ ऑफ फेब्रुअरी का मतलब क्या है कि यहाँ हमने इनवॉइसेस इकट्ठी कर रखी है, ठीक है ना। हम जो जो परचेजेस कर रहे हैं, लोकल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, फ्रॉम, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, अनरजिस्टर्ड तो इनपुट मिलना ही नहीं, उस पर हमने पे भी नहीं किया हुआ, चार्ज ही नहीं हुआ हुआ। सप्लाईज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, लोकल टैक्सेबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, लोकल टैक्सेबल सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी लेंगे लेकिन इसके ऊपर 4% वाली बात भी होगी।
लोकल एग्जेम्प्ट सप्लाई टू लोकल एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसका मतलब है मल्टीपल सप्लाई का सवाल हो गया। एक्सपोर्ट टू मलेशिया मींस जीरो रेटेड, इसका मतलब है यहां से देखकर हमें यह भी बात समझ आ गई कि भाई ये सवाल मल्टीपल सप्लाईज का सवाल है, ठीक है ना। ऐसे हमने अपने आप को गेज कर लिया। मल्टीपल सप्लाईज होती है, हमारे ध्यान में आ गया कि अच्छा वर्किंग नोट 3 बनाना पड़ेगा इस सवाल में। और अगर एक ही तरह की सेल होती सारी तो फिर हमें वर्किंग नोट 3 ना बनाना पड़ रहा होता, जितना कॉमन इनपुट होता वो सारे का सारा उठाकर हम ले आते। लेकिन अब हमें मल्टीपल सप्लाईज होने की वजह से वर्किंग नोट 3 बनाना पड़ रहा होगा। अब एडजस्टमेंट आ गई, बिल्कुल ऐसे समझे फाइनल अकाउंट का सवाल आ गया। ये ट्रायल बैलेंस है और नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। एडजस्टमेंट्स में एग्जामिनर ने खुद आपको बताना है 1 by 1। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। रॉ मटेरियल ऑफ ₹1.5 million वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई। Invoice was received on 15th November 2013. However, input tax on this invoice could not be claimed in relevant period. इसका मतलब है मिसिंग इनवॉइस का सवाल है ये, और हमें देखना है हम कहाँ खड़े हैं, कौन से महीने की रिकॉर्ड बना रहे हैं। फॉर द मंथ ऑफ February 2014। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या 6 महीने से ज्यादा तो नहीं गुजर गए। नवंबर से फरवरी में 6 महीने नहीं गुजरे। इसका मतलब है मिसिंग इनवॉइस कैन बी क्लेम। और जो ऊपर इनवॉइसेस आ रही हैं ये तो फेब की आ रही हैं, जो परचेजेस का रिकॉर्ड आ रहा है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ फेब की इनवॉइसेस लगी हुई हैं। इसका मतलब है इसे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। नंबर 2, टैक्सेबल सप्लाईज अमाउंटिंग टू 1.2 million वर रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर। प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट वर रेज इन रिस्पेक्ट ऑफ taxable supplies amounting to were returned by different customer. Sales return, इसका मतलब है डेबिट नोट इशूड बाय कस्टमर। जब आगे चलेंगे ना, जब ये तो भी 2014 में खड़े हैं ना, तो 15, 16, 17 फिर आगे 18, 19, 20 वाले सवाल जरा और रिफाइन हो चुके होंगे। तो हमें पता चल गया कि यहाँ अल्टरनेटिव टर्म क्या हो सकती थी, डेबिट नोट इशूड बाय कस्टमर, लेकिन अभी उसने आसान लफ्ज इस्तेमाल किया। सेल टैक्स क्रेडिट ऑफ 1.2 million वाज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ। जनवरी में जो हमारा एडजस्ट नहीं हुआ था ये वो आ गया, ठीक है ना। ये जो हमने ऐड करना था वर्किंग नोट 3 से लेकर ये वो वाली फिगर आ गई हमारे पास। अच्छा जी, सेल टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 18%। ऑल अबव फिगर आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स का मतलब है सेल टैक्स शामिल नहीं है, ये हमेशा ही लिखा होगा। लेकिन अगर कभी ऐसे ना हुआ, ऐसे मसलन फर्ज किया हम कहते हैं एक सप्लाईज थी हमारी 2 लाख रुपए की, ठीक है, टैक्स चार्ज होना था 18%, तो कितना हो गया 36,000 टैक्स हो गया, वैल्यू आ गई 2,36,000। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव वैल्यू, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। 99% तो एग्जामिनर ने हमेशा कहना है ऑल फिगर आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। लेकिन अगर वो कह दे नहीं, किसी एक फिगर के बारे में कह दे कि दैट इज इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, तो हमें तो एक्सक्लूसिव चाहिए। तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव पर कैसे पहुंचते हैं, 118 से डिवाइड कर देंगे, 1 + r लगा देंगे, यानी 2,36,000 को 1.18 18% टैक्स होने की वजह से, तो ये देखें वापस 2 लाख आ गया। बाद दफा बच्चा क्या करता है, कहता है यार इसका 18% लेके माइनस कर देता हूँ। नहीं, इसका 18 लेंगे तो खराब हो जाएगा काम, लेकर देख लें जरा, निकालने कैलकुलेटर कुछ नहीं होता, सर्दी उसे भी एंजॉय कराएं जरा। 2,36,000 का 18% ले लें तो उलट हो गया, गलत हो गया ना काम। इसका मतलब है इसका 18% लेके माइनस नहीं कर सकते, बल्कि इसको 1.18 से डिवाइड करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। डन हो गई बात जी। लो जी, ये एक सवाल आ गया। अब स्ट्रेटजी क्या है, आप अपने पास, मैंने आपको सुबह भी सेंड किया है, ये ओपन कर लें, ठीक है ना, अपने पास सवाल ओपन कर लें।
अच्छा जी, अपने पास इसे ओपन कर लें। नाउ स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास, सवाल सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या है। एक पेज हमने ब्लैंक छोड़ा जिसके ऊपर फेस ऑफ द आंसर आएगा, अगले पेज पर चले गए और वर्किंग नोट 1 लगाया, और वर्किंग नोट 1 में से कहाँ से शुरू किया, आउटपुट है। ये हमारे पास आ गया जनाब, ये हमारे पास आ गया फेस ऑफ द आंसर, ठीक है, उसकी हमने जगह छोड़ दी, वर्किंग नोट 1 आ गया। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स, अब निकालने कॉपी तरफ, कॉपी निकाल, कॉपी निकाल लें और मोबाइल पर ओपन कर लें क्वेश्चन। हाँ जी, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन कहां से शुरू होती है, सेल्स एज पर क्वेश्चन। टैक्सेबल सप्लाईज 12 मिलियन, लोकल सप्लाईज 4 मिलियन, एग्जेम्प्ट सप्लाईज यहां लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग में तो इनकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी वर्किंग 3 में। वर्किंग 1 में ये 2 सप्लाईज उठा लिया हमने, ठीक है ना, 12 मिलियन की और 4 मिलियन, 16 मिलियन। अब हमने देखना है हमारे पास कोई एडजस्टमेंट सेल से रिलेटेड भी आई है, ये तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाली टैक्सेबल सप्लाईज अमाउंट वर रिटर्न्ड बाय सेल्स रिटर्न, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट, इसका मतलब है 1.2 मिलियन इसमें से माइनस करते हैं हम, ठीक है ना, और सेल टैक्स क्रेडिट, ये तो कोई और की बात हो रही है, सेल टैक्स पेएबल एट दिस, बस अभी तो सवाल नहीं है, ठीक है ना। अब देखें जनाब, हमने वर्किंग नोट 1 4 मिलियन ये उठा लिया, 12 मिलियन ये उठा लिया, 16 मिलियन आ गई, उसमें से 1.2 मिलियन रिटर्न कर दी, 14.8 मिलियन हमारी सेल है जिसके ऊपर 18% टैक्स पे हुआ। निकालें इसका 18%, नहीं यहाँ से ना देखें, अपने कैलकुलेटर से देखें, हाँ क्योंकि यहाँ एरर, चांस ऑफ एरर हो सकते हैं ना, क्योंकि ये पहले हमने 17% पे कैलकुलेट किए हुए हैं, अब इन्हें 18% करना है हमने। वर्किंग नोट 1 हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन वर्किंग नोट 1 का हमारे जहन में एक कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट मौजूद है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें बातें क्या आ सकती हैं, वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। हाँ, उनमें से कोई एक दो ऐसा चला करेगा। दूसरा काम क्या करना था, वर्किंग नोट 2 पर जाना था, वर्किंग नोट 2 पर जाना था, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कितना है जी परचेजेस, 23 मिलियन की, सवाल निकाल लें, उसका 18% लिया, ये टैक्स आ गया। अब परचेजेस में से और कोई बात अभी सेक्शन 8 वाली बात नहीं आई है, असल में उस वक्त तो इतना एग्जिस्ट भी नहीं करता था। हाँ, परचेजेस रिटर्न की बात हुई है नहीं हुई है, और क्या हुई है, मिसिंग इनवॉइस की बात हुई थी, 1.5 मिलियन की एक इनवॉइस मिस हो गई थी, अब क्लेम कर लेते हैं क्योंकि इसमें वो शामिल नहीं है। लेकिन अगर वो लिखने में कह देता कि वो शामिल है तो फिर इग्नोर कर देते, यही इसीलिए ऊपर लिखा हुआ था इफ ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड, तो फिर ये करना है, और अगर इंक्लूडेड है तो इग्नोर करना है। तो जनाब फिर उसके ऊपर 18% ले लिया हमने, ठीक है ना, इन दोनों का टोटल लगा लिया, 4.41 मिलियन हमारा कॉमन इनपुट है, और इसमें कहीं नहीं उसने बताया कि कोई फिक्स एसेट पे भी पे किया हुआ, कॉमन इनपुट है। सवाल पे नजर डाली तो पता चला यार नहीं, मल्टीपल सप्लाईज हैं, टैक्सेबल भी, लोकल टैक्सेबल भी हो रही हैं, लोकल एग्जेम्प्ट भी हो रही हैं,
जीरो रेटेड एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, तो मल्टीपल का सवाल है। इसका मतलब है हमें ये जो कॉमन इनपुट है 44 लाख का, ये पोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम वर्किंग नोट 3 पे चले गए। अब वर्किंग नोट 3 को बनाने में हमने सबसे पहले तो यही लिखना है, टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज। इनकी फिगर, टैक्सेबल सप्लाईज की फिगर अब कहां से आनी है? वर्किंग नोट 1 से आनी है, क्वेश्चन से नहीं आनी। एडजस्टेड 14.8 मिलियन, और ये दोनों एज इट इज क्वेश्चन से आनी है। इसका टोटल लगा लिया 28.8 मिलियन, ठीक है ना। अब अपोर्शन में पहले टोटल फिगर, ये 44,10,000 वाली फिगर वर्किंग नोट 2 से उठानी है, और ये फिगर हमारी यहां अपोर्शनमेंट से आ रही है। करें फिल बनाएं इसको। वर्किंग नोट 3 बना लें, शाबाश। हाँ जी, अपोर्शनमेंट हो गई है, कर लें, शाबाश, अपने अपने हाथ से करें। $22,66,250 आंसर आ गया। ये कहाँ जाएगा? इसके ऊपर 90% वाला उसूल लगेगा, इसके ऊपर पिछले साल वाले को ऐड करके फिर 90% वाला उसूल लगेगा, और जो 16,84,375 है ये रिफंड में जाएगा, और 4,59,375 वाला सबर में जाएगा। ये कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। उल्ट कैसे होगा? जीरो रेटेड पे रिफंड मिलेगा और एग्जाम्प्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, ठीक है ना बात। एग्जाम्प्ट का मतलब है इस पे तो सेल टैक्स चार्ज होना ही नहीं है, इसका तो इनपुट हमें वापस नहीं मिलना, जीरो रेटेड का वापस मिलना है। ये तीनों काम मुकम्मल किए, पेज पलट के वापस आ गए पहले पेज पर। फेस ऑफ द आंसर, फेस ऑफ द आंसर में सबसे पहले टैग लगाया, ऊपर नाम शाम लिख दिए। उसके बाद हमने लिखा जी आउटपुट टैक्स कहां से आएगा? वर्किंग नोट बनाए, साथ साथ लिखें आउटपुट टैक्स, लिखें आउटपुट टैक्स, शाबाश। वर्किंग नोट 1 से आएगी ये फिगर, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स 26,64,000 आई कहां से है?
आगे लिखें वर्किंग 1 से आई है। फिर लिखा हमने नीचे क्या जी, लेस इनपुट टैक्स लोअर ऑफ, कौन सा लोअर ऑफ, नंबर 1 एक्चुअल इनपुट वर्किंग 1 से प्लस 90% ऑफ। लेकिन इसमें मैंने अब आपको समझाने के लिए ना अलग अलग लिखा, इनपुट टैक्स, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट, प्रीवियस रिटर्न, इन दोनों का टोटल लगा दिया। ये वर्किंग 2 से आया, 3 से, और ये क्वेश्चन से आया, इन दोनों का टोटल लगा लिया 34,66,000। अब 90% लिया किसका, आउटपुट का, 26,64,000 का, 23,97,000, विच एवर इज लोअर। इन दो में से लोअर फिगर यहां आ गई है, पहले यहां तक नोट करें अपने पास। एग्जाम में आप एक ही जगह कर दें, 22,66,000 जमा 12 लाख इकट्ठा कर दें, ठीक है ना। लेकिन अभी क्योंकि आपको स्टेप्स याद करवाने हैं, वर्किंग नोट 3 से इनपुट लिया, अगर कोई पिछले उसका था तो वो ले लिया, दोनों को इकट्ठा किया, एक फिगर आ गई। एक फिगर उठानी है इसका 90%, 64,64,000 का, 26,64,000 का, विच है लोअर। ये तो एडजस्ट कर लें, गवर्नमेंट कह रही है 23,97,600 अपना वापस ले लें 26 लाख में से, हालांकि हमारा वापस लेने वाला 34 का हुआ था। अगर गवर्नमेंट ये रूल ना बनाती तो हमें इस महीने गवर्नमेंट को कुछ पैसे ना दे रहे होते, बल्कि हम कहते नहीं अभी तो हमारे और लेने वाले रहते हैं। गवर्नमेंट कहते नहीं यार, थोड़ा थोड़ा हमने अपना गुजारा भी चलाना है ना। तो आप इन दोनों को माइनस करें, बाकी क्या बचा, 26,64,000 में से 2,97,000 माइनस करें, 2,66,400 गवर्नमेंट को देना है। हाँ बच सकता है इसमें से, वो कहता है अभी ना दो, चलो कोई बात नहीं, क्या करो, कहता अगर कोई फिक्स एसेट पर है तो वो माइनस कर लो, लेकिन इस सवाल में तो नहीं है। स्टेप समझने हैं, स्टेप्स के साथ इस सवाल ने मूव करना है। पहला स्टेप 90% वाली एडजस्टमेंट करनी है। अगर हमारा पेएबल निकल रहा है, जैसे इस सवाल में निकल रहा है 2,66,000, वो कहते हैं अच्छा आप ऐसा करो, अगर कोई फिक्स एसेट है ना तो वो इसमें से माइनस कर लो, भले सारा ही कर लो, भले सारा ही कर लो, डानो की बात। अच्छा जी, 2,66,400। अब वो कहता है एक काम और, लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, इस सवाल में तो नहीं है, फर्दर टैक्स ऐड 4%। अभी ये आपको 3 नजर आएगा सवालों में, ये 4% लेना है अब हमने। तो 1,20,000 की जगह अब ये आपके पास फिगर आ रही होगी 1,60,000 की। इसका मतलब है टोटल दोनों का टोटल लगा के ये पे करना होगा, 4,26,000। डन होगी बात। अब रह गया मसला डिस्क्लोजर का, सिर्फ अब रह गया मसला डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, क्या हमने कोई गवर्नमेंट से लेने वाला रहता है, क्या हमारा कोई रिफंड है। तो वर्किंग नोट 3 में गए, वहां से हमने रिफंड वाली फिगर उठाई, इनपुट पहले इनपुट टू बी कैरी फॉरवर्ड की फिगर उठाई, वो आ रही है इन दो का डिफरेंस। हमारा 34,66,000 था, हमें अलाउ जो 23,97,500 तक था, इन दोनों का डिफरेंस। बात समझ आ गई है। ये तो अगले महीने मार्च में जाके जाएगा, और हमें रिफंड भी मिलना है, कौन सा, 0 रेटेड पे, वो वर्किंग 3 से मिल रहा होगा हमें 16,84,000। अब कहानी खत्म होगी। 2266 वर्किंग 3 से, अपॉर्शनमेंट से। ठीक है ना, अपॉर्शनमेंट से आया, कहानी खत्म होगी। दिस इज द होल स्टोरी। फॉर्मेट आपके पास है, इसमें वो जो 12-14 हमने
एडजस्टमेंट आइडेंटिफाई कर रखी हैं, उनमें से कोई आनी है, कभी वो आ जाएगी, कभी वो आ जाएगी, कभी वो आ जाएगी, कभी वो आ जाएगी। बात समझ आ गया? कभी वो नहीं भी आएगी, हैं 18 का ही आएगा, बाकी थ्योरी आएगी 30 में 15-16 नंबर की थ्योरी छोटी छोटी। अच्छा जी, चलिए जी आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं जी। देखें जरा, Bashir is registered under Sale Tax Act 1990 and is engaged in the business of export and supply of consumer goods. Following information has been extracted from his record for the month of February 2015. Supplies to registered person, to unregistered person, exempt supplies, export to USA. सिर्फ इतना पता करना था, मल्टीपल हो गई हैं तो हमारे ध्यान में आ गया यार वर्किंग 3 भी बनानी पड़ेगी। Purchases from registered person, import of a machine। दानिस्ता मैंने ये सवाल टेक किया ताकि दोनों सवाल में आपको एक एक आज करवा के भेजूं और जाके कहूं यार इनको घर जाके सॉल्व कर लें। बात समझ आ रही है? इंपोर्ट ऑफ मशीन। अच्छा जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। सप्लाईज टू, अब यहां से हमने जरा गौर करना है, सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड। अब जरा गौर करें, एक फिलॉसफी पे एग्जामिनर रहेगा, अगर कोई चीज पहले से शामिल है तो बता दी जाएगी, और अगर ये नहीं बताया कि शामिल है तो इसका मतलब है हमने फौरन अजम्पशन लेनी है नहीं शामिल, क्योंकि शामिल क्लियरली बताया जाएगा। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड good amounting to 300,000 which were supplied to an associated company at a special discount of 25%। ऐड करेंगे या पहले को माइनस करके सारी अमाउंट उठा लें या डिफरेंशियल अमाउंट ऐड करेंगे, क्योंकि पहले क्या अमाउंट है 75% डिस्काउंटेड तो शामिल है, ऊपर का 25% शामिल नहीं है। तो पहले इसे ग्रॉसअप किया, 3 लाख को 25% से डिवाइड किया, तो ये क्या आंसर आ गया मैं बताता हूं। असल वैल्यू 4 लाख थी, ग्रॉसअप की टेक्निक, ठीक है ना, क्योंकि ग्रॉसअप की टेक्निक कैसे 25% स्पेशल डिस्काउंट था, तो ये 75% को रिप्रेजेंट करा 3 लाख, इसको 0.75% से डिवाइड कर दिया, 4 लाख आ गया। इसका मतलब है 4 लाख जानी चाहिए थी, या तो 3 माइनस करके 4 ऐड कर दें या 1 लाख ऐड कर दें। डिफरेंशियल वहां लिखा हुआ था ना, एसोसिएट को नहीं कर सकते। वो था अगर कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट से सेल टैक्स इनवॉइस पे भी लिखा हो, इन कन्फर्मिटी ऑफ ट्रेड नॉर्म भी हो, कस्टमर को, एसोसिएटेड को नहीं। बात समझ आ रही है ना, एसोसिएटेड को नहीं कर सकते। अच्छा, एसोसिएटेड को अगर इन कन्फर्मिटी विद ट्रेड नॉर्म भी दे रहे हो फिर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वहां वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ है कि एसोसिएटेड को सप्लाई नॉर्मल रेट पे, ओपन मार्केट प्राइस पे देखनी है हमने, ठीक है ना। अच्छा जी, इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू 55,900 was paid in January, but inadvertently it could not be claimed in the return of January. Missing invoice. क्लेम कर लेते हैं, 6 महीने चेक करने हैं उसूल लगा के कि 6 महीने से ज्यादा तो नहीं गुजर गए, यानी ये 6ठा महीना होना चाहिए जहां हम एडजस्ट कर रहे हो, 7वां है तो फिर नहीं कर सक रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये तो करीब करीब की बात ही हो रही है। A registered supplier has supplied good worth 500,000 to Bashir in February 2015. However, Bashir did not receive the sale tax invoice from the supplier. हमने वहां पढ़ा था कि टू क्लेम ही मस्ट होल्ड वैलिड सेल टैक्स इनवॉइस। इसको माइनस कर देंगे, क्या ये लिखा है कि शामिल है, तो फिर तो पहले ही माइनस है, सिर्फ इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो चीज शामिल है वो तो क्लियरली बताई जा रही है, तो ये तो नहीं कहा। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाता द रजिस्टर्ड सप्लाईज इंक्लूड एन अमाउंट, फिर माइनस करना पड़ रहा होता, लेकिन अब माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इग्नोर करना है।
ये बात समझ आ रही है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला मिजाज चाहिए। FR1 में है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक। ओके। द इंपोर्टेड मशीन वाज पुट इनटू ऑपरेशन ड्यूरिंग February. ओके। सेल टैक्स क्रेडिट 4,10,000 इज टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी। ये वो वाली अमाउंट आ गई है। सेल टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ 18%. ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स व्हेनेवर एप्लीकेबल। वो कहता है भाई रिटर्न बना दो। कहानी समझ आ रही? पहला पेज छोड़ा ब्लैंक, कहाँ चले गए? वर्किंग निकालें, लिखें, करें जनाब वर्किंग वन की कैलकुलेशन। कोई किप्स की शीटें अभी तक उठा रखी हैं तो सही है, सही। यही तो काम है, कितने पैसे लिए यही बच गए। वर्किंग नोट 1 कहां से शुरू होना है? कहां से शुरू होना है? आउटपुट टैक्स से। सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितनी गिवन है? 25 लाख रुपया। लिखते जाना है आपने साथ साथ। सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन 25.9 तो गिवन है, लाख रुपया उसमें ऐड कर दिया। वो एसोसिएटेड वाली ऐड करनी है ना, तो यहां मैंने आपको दिखाया कि 3 लाख माइनस कर दिया और ये ग्रॉस अप करके ऐड कर दिया। ठीक है, या डायरेक्ट डिफरेंशियल ऐड कर दें। ठीक होगी बात? तो ये हो गई 26,80,000। बल्कि 26 पूरी होगी क्या? है 980 है। अच्छा उधर 980 था, ठीक हो गया। ओके, दोनों का टोटल लगा लिया। ये बन गई 28 लाख नहीं 28.858 मिलियन, यानी 2,85,80,000। ठीक है ना? इसके ऊपर लगा दिया 18%, क्योंकि और तो सेल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। और तो सेल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। वर्किंग 2 पे चले गए। कैलकुलेशन ऑफ कॉमन इनपुट, परचेजेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 21.71 मिलियन क्वेश्चन में गिवन है, उसका 18% ले लिया। और मिसिंग इनवॉइस का एक जिक्र हो रहा था जनवरी की, वो इसमें ऐड कर दी। ठीक है ना? ये अलग काम कर लिया, इसका टोटल लगा लिया 3.963 मिलियन आ गया हमारे पास। फिर हमने इन वो जो हमने मशीन इंपोर्ट की है उसको अलग रखा है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट 100% वाली होनी है। बात समझ आ रही है? बस इस सवाल में और पिछले सवाल में यही बात समझाने की कोशिश हो रही है। अगर फिक्स एसेट आया तो फिक्स एसेट की वर्किंग 2 में अलग वर्किंग बनेगी। हो सकता है 2-3 फिक्स एसेट आ जाए ना एग्जाम में, उनका टोटल इकट्ठा लगा लेंगे क्योंकि उन सबकी नेचर एक जैसी है। अदर देन दैट सबका टोटल अलग लगा लेंगे क्योंकि इन सबकी नेचर एक जैसी है। 39,63,700 की फिगर की नेचर एक जैसी है, जिसके ऊपर 90% का उसूल लग के क्लेम होना है। 4,50,000 की नेचर एक जैसी है, इसके ऊपर 100% क्लेम हो सकता है, लेकिन ये क्लेम इसके बाद हो रहा होगा। सारा फिगर बिल्कुल स्टेप्स वैसे ही याद रखने हैं आपने। पहले 90% को करना है, फिर 100% को करना है। डन हो गई बात? ओके। सवाल मल्टीपल सप्लाईज का है कि नहीं? मल्टीपल का है। मल्टीपल के साथ भी 90% और 100% वाली बात भी है,
तो अब जब वर्किंग नोट 3 बनाएंगे तो इस दफा 2 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम तो वही बनेगा जिसकी बेस पर अपॉर्शनमेंट करनी है। ये वर्किंग कहां से आ रही है? वर्किंग 1 से, ये सवाल से, ये सवाल से। ये तो रेशो बता रही है अपॉर्शनमेंट पर्पसेस के लिए। किस किस को अपॉर्शन करना है? 1,39,63,700 को करना है अलग, और 4,50,000 को अलग करना है ड्यू टू 90% एंड 100% रूल। दोनों की मर्तबा अपॉर्शनमेंट के लिए रेशो तो यही अवेलेबल होगी। अब आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली आप ये प्रोपोर्शनेट कर पाए, ठीक है ना। इस रुख टोटल नहीं लगाना इस वाले कॉलम का, क्योंकि ये 90% के उसूल से जाना है, ये 100% के उसूल से जाना है। लेकिन इनका टोटल लगा लेंगे, ये भी रिफंड होना है, ये भी रिफंड होना है। बात समझ आ रही है? डिस्क्लोजर में ये भी जाया, ये भी जाया। मेंटली क्लियर हो जाएं। सेल टैक्स का सवाल आपने कहना कि सर ये तो कमाल हो गया, ये तो 18 नंबर मुफ्त के आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। डन हो गया जी? फेस ऑफ द आंसर आ गए? फेस द आंसर आ गए क्या जी? आउटपुट टैक्स 51,44,400 वर्किंग नोट 1 से आया। लेस लोअर ऑफ पहले एक्चुअल इनपुट वर्किंग नोट 3 से 34,90,000 कॉमन वाला, ठीक है। इसमें से पिछले महीने वाला ले आते हैं 4,10,000, दोनों का टोटल लगा लिया 39,557, ठीक है। अब लिया 90%, वो आया 46 लाख, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब है इस महीने का भी सारा रिफंड हो गया हमारा, जो पिछले महीने का रहता था वो भी रिफंड हो गया इस दफा, कैरी फॉरवर्ड कोई नहीं हो रहा। और ये रिफंड करने के बाद जो गवर्नमेंट को हमारा पेएबल आ रहा है वो कितना आ रहा है? अभी भी 12,43,843 आ रहा है। वो कहते हैं यार इसमें से माइनस कर लो आप, फिक्स एसेट पर अगर कुछ पे किया है तो पता चला यार वो 3,96,000, सर पे तो 4,50,000 किया था। नहीं बेटा, बाकी अपोर्शनमेंट में भी तो चला गया ना। अब ये क्योंकि सारा रिकवर हो सकता है तो सारा रिकवर हो गया, और अगर सारा ना हो रहा होता, मसलन फर्ज किया ये 12 लाख है, यहाँ हमने 15 पे किया होता, तो फिर बाकी का इसका भी उठा कर अगली दफा में ले जाते। बात समझ आ रही है ना? ये माइनस करने के बाद भी अभी गवर्नमेंट को हमने टैक्स देना है। वो कितना है? वो कहता है भाई पहले 4% भी दो। ये सवालों में 3 लिखा नजर आ रहा होगा आपको सबको, 4 वो भी दो, 1 लाख वो आ गया। अब इसमें से ये माइनस करो, ये ऐड करो, ये गवर्नमेंट को पेएबल निकल आया आपका। लेकिन ये आपने 4% पे करना है। ये फिगर हमारी टैली नहीं हो रही होगी, हमारा तो 3% पे सॉल्व हुआ है ना। डन होगी बात कि नहीं? वो कहता है भाई और कोई डिस्क्लोजर है? कहता है हाँ, रिफंड बता दो और कैरी फॉरवर्ड बता दो। वो कहता है भाई कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ है? कहता कुछ नहीं हुआ, तो सारा तो आपने ले लिया है। रिफंड कितने का लेना है? वो उन दोनों का टोटल लगा दिया। वर्किंग नोट 3 से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? वर्किंग नोट 3 से आ रहा है। ये 90% वाला है कॉलम में नहीं, ये वही, हाँ, और ये मशीन वाला आ रहा है। बस आपका टारगेट ये है, दोनों सवाल आपने आंसर बंद करके, आपके आंसर आ जाने चाहिए घर जाके। आंसर बंद करके, आंखें बंद करके, बस इसी तरह ही सवाल आते जाएंगे। और जैसे ही हम और 3-4 सवाल कर लेंगे, आपने खुद कहना कि सर बस कर दें, इसमें क्या हो रहा है, तो मैं समझ आ गई। हर दफा आपने फॉर्मेट से रहनुमाई लेनी है, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। और वो जो कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट है, वो सवाल क्या होगा बेसिकली, जब आप ये सारे सवाल कर लोगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि यार कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको पढ़ते हैं तो तैयारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ वही सारा काम हो रहा है ना। आप इनमें से ही कुछ काम अब कर रहे हैं ना। ये हमने 10, 12, 15 सारे इकट्ठे लिख दिए हैं, इनमें से कोई 1-1, 2-2 बात आई जा रही है। अभी जरा पुराने सवाल हैं, थोड़े आगे आएंगे तो ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये रूल्स डेवलप हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुके हैं। अभी 13 नंबर वाले सवाल चल रहे हैं, जब 18 वाले शुरू होंगे तो बाकी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। कल आएंगे तो हम 18 नंबर वाले ही कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपने आज जाकर
अच्छी तरह खुद को क्लियर कर लेना है कि फिक्स एसेट आता है तो क्या करते हैं, नहीं आता है तो क्या करते हैं, फिक्स एसेट आता है तो क्या करते हैं, नहीं आता है तो क्या करते हैं। इसलिए इस बात को सीखने की कोशिश करें कि आप स्मार्ट लर्निंग पे जा सकते हो, आप चीज़ों को अपने कॉन्सेप्चुअली लेकर चलने के काबिल हो, रादर देन आप लोग जो हैं वो सिर्फ रटा लगा रहे हो, सिर्फ ये कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल आप में से उधर आई कैप में था कोई बच्चा? बाहर से हो गया लेकिन बाहर से हो गया। नहीं, जो बैठे भी थे अंदर, आप थे। ओके, तो वहाँ भी आप देखें कि बिल आखिर ये बात भी डिस्कस हो रही थी कि बच्चों को स्मार्ट लर्निंग सीखनी है। उस सारे का अगर हम 1 पॉइंट एजेंडा देखें तो जो इंडस्ट्री से लोग बैठे हुए थे, जो बाकी मेंटोर्स थे, वो बल्कि एक बंदे ने तो ये लफ्ज़ बोल दिया कि यार आपको अगर कोई ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो आपको रटे लगवा रहे हैं तो आपके फ्यूचर के साथ ज्यादती हो रही है। असल में तो आपको स्मार्ट लर्निंग सीखनी है, आपको कंसेप्चुअली चीज़ें लर्न करनी है। और कंसेप्चुअली जब ही चीज़ें लर्न होती है जब आप इस तरह चीज़ों को कहीं प्रिसाइज करके कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लेते हैं और खाली प्रैक्टिस को कुछ नहीं समझते। लेकिन अगर आप सवाल हल किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं बड़ी पढ़ाई हो रही है, बड़ा टीचर मेहनत करवा रहा है, तो मेहनत नहीं करवा रहा। मेहनत तो यहाँ करनी थी, ये यहाँ मेहनत है कि टीचर बैठे एक दफ़ा प्रिसाइज चीज़ों को तैयार कर ले ताकि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, उसके बाद 1-2 सवाल हल करे, उसके बाद वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इस वीक में हम अपना सेल टैक्स हमारा 100% ऐसे तैयार हो चुका होगा कि हम कहेंगे कि यार 25 नंबर तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे और बाकी 75 में से हम 25 भी लेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है ना, पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।